Hello students, today we will discuss about the new topic that is crystal field theory CFT of chapter number 9, that is coordination compound. In last lecture we have discussed about valence bond theory, that is VBT. So what is the meaning of crystal field theory? यहाँ पे crystal का meaning क्या लिया गया है? crystal आयनिक कंपाउंड्स के लिए जनरली यूज लिया जाता है, क्योंकि सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं जनरली दो टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेज क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस. एमोर्फस मीन्स विदाउट फॉर्म, दैट इज पाउडर फॉर्म, एंड क्रिस्टलाइन मीन्स जिनमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड क्रिस्टलाइन नेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टलाइन नेचर होती है. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस क्रिस्टल का क्या मीनिंग है? We know that in coordination compound metal ion form the coordination bond with many ligands. Okay students, here ligand is the negative charge or having the lone pair, so also considered as negative charge species. तो lone जो ligand है वो negative charge वाले होते हैं, उन पे या तो लॉन पेयर होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होगा. और यहाँ पे मेटल का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपना एक जो मेटल आयन है वो लिगेंड से, बहुत सारे लिगेंड से, अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर लिगेंड से चारों तरफ से घिरा होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. तो मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आयनिक प्रॉपर्टी अराइज हो रही है कंपाउंड में. आयनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे प्लस और माइनस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है. तो आयनिक प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे इस थ्योरी को नाम दिया गया क्रिस्टल. फील्ड यहाँ पर है, ये जो वर्ड है फील्ड, फील्ड का मतलब है यहाँ पर लिगेंड का फील्ड. लिगेंड के जो फील्ड होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा या फिर वीक फील्ड का लिगेंड होगा. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ CFT. दो तरह के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे उसके अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करेंगे, जिसको हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में. तो किस तरह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर के CFT मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CFT. आइए देखते हैं. जनरली इस टॉपिक में हमें बात करनी है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनेगा. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए दो चीज होती है, एक तो है मेटल के डी ऑर्बिटल, मेटल्स के ऑर्बिटल, और एक है लिगेंड. दो ही चीजें हैं. लिगेंड यहाँ पे मेटल के साथ अप्रोच करेंगे, लॉन पे डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम डी ऑर्बिटल मेटल के. 1 2 3 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल है. ये किसके ऑर्बिटल हैं? दीज आर मेटल्स डी ऑर्बिटल्स. ये मेटल के डी ऑर्बिटल हैं, मेटल्स डी ऑर्बिटल. ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही मेटल के पास में, मेटल के डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, मेटल के पास में जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड की एनर्जी भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगी. तो लिगेंड की एनर्जी यहाँ पे मिक्स होने से यहाँ मेटल्स डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो मेटल्स डी ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे हो जाती है इंक्रीज. तो इंक्रीज होने को हमने शो किया, इसका लेवल ऊपर उठा दिया है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है. ओके स्टूडेंट्स, साथ में यहाँ पे एनर्जी एवरेज भी हो जाती है. जब भी किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वहाँ पे एनर्जी एवरेज भी हो जाती है. एवरेज कैसे हो जाती है? मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें पानी पड़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले गर्म किया था, अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, ऊपर के मॉलिक्यूल थोड़े ठंडे हो गए हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल गर्म हैं, बीच वाले इंटरमीडिएट हैं. तो अब जैसे इसको मान लो हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो क्या सारे मॉलिक्यूल एक साथ टेम्परेचर गेन करेंगे, मतलब सारी एनर्जी एवरेज हो जाएगी, या फिर सिर्फ ऊपर वालों को एनर्जी मिलेगी या नीचे वालों को मिलेगी? ऐसा नहीं है. जैसे हम कुछ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सभी मॉलिक्यूल का, चाहे वो लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, चाहे अप में हो, चाहे डाउन में, बॉटम में हो, उनकी सबकी एनर्जी क्या हो जाती है?
बराबर हो जाती है। एनर्जी बढ़ी और बढ़ने के साथ सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या हो जाती है, एवरेज हो जाती है। तो जब भी किसी फिनोमेना में एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पे एनर्जी जो भी है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब की एनर्जी भी एवरेज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल्स डी ऑर्बिटल के पास में जैसे ही लिगेंड के ऑर्बिटल आते हैं तो ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होता है, या फिर ये मान लीजिए कि उनकी एनर्जी मिक्स हो जाती है। तो रिपल्सन में एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से यहाँ पर उनकी एनर्जी एवरेज हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे एवरेज एनर्जी के हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल। यहाँ पे दो काम हुए, एक तो एनर्जी बढ़ी और उसके बाद में उनकी एनर्जी एवरेज भी होगी। बढ़ी हुई एनर्जी को हमने इसको ऊपर लेवल करके शो कर दिया है, एवरेज को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इनकी एनर्जी इंक्रीज भी होगी लिगेंड के अप्रोच करने से और एनर्जी एवरेज भी होगी। ओके स्टूडेंट्स, लिगेंड जैसे ही मेटल आयन के पास में और ज्यादा अप्रोच करते हैं, लिगेंड और ज्यादा अप्रोच करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो ऑर्बिटल चले जाएंगे ऊपर की तरफ और तीन ऑर्बिटल चले जाएंगे नीचे की तरफ। स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी स्टूडेंट्स, ये एनर्जी है किसकी, डी ऑर्बिटल, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी। तो कुछ ऑर्बिटल हो जाते हैं यहाँ पे हाई एनर्जी के और कुछ ऑर्बिटल हो जाते हैं लो एनर्जी के। तो जो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल हो गए इनको हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स, और लो एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स उनको हम बोलते हैं T2Z ऑर्बिटल्स। ओके स्टूडेंट्स, एक हो गया इजी ऑर्बिटल और एक हो गया यहाँ पे T2Z ऑर्बिटल। तो दो ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, तीन ऑर्बिटल नीचे चले गए, क्योंकि 5 थे, 2.5 तो पॉसिबल है नहीं, आधे आधे हो जाए। तो दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए ज़्यादा एनर्जी के, तीन ऑर्बिटल नीचे हो गए कम एनर्जी के, तो इसको बोलते हैं T2Z। और जो दो ऑर्बिटल ऊपर ज़्यादा एनर्जी के हो गए हैं मेटल के ऑर्बिटल से, उनको हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल। और इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को हम बोलेंगे CFSE। CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज और O मीन्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो यहाँ पे डेल्टा O का मतलब है CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। क्या होती है CFSE, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी CFC होनी चाहिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद में। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे स्प्लिटिंग किस तरह से हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट की जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी क्या हो गई है, प्लस की हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। और ये जो नीचे वाली एनर्जी है ये हो गई है कम हो गई है, मतलब ये माइनस की हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एनर्जी प्लस हो गई, कुछ एनर्जी यहाँ पर माइनस हो गई, नीचे की साइड माइनस, ऊपर की साइड हो गई है प्लस की एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ प्लस में एनर्जी की वैल्यू क्या है, माइनस की एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या जितनी एनर्जी प्लस हुई है उतनी ही माइनस हुई है। डेफिनेटली जितनी एनर्जी किसी सब्सटेंस की माइनस होती है उतनी प्लस होती है दूसरे वाले की। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास में कोई आयरन का पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, आयरन का लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके पास में हमने 0 डिग्री सेल्सियस का कोई कंपाउंड ला के रख दिया। अब ये 0 वाले की एनर्जी 50 डिग्री हो गई प्लस की, मतलब 50 हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ से टेम्परेचर -50 डिग्री हुआ होगा, यहाँ से -50 हुआ होगा, तभी दूसरे वाले की 50 हुई है प्लस की। जितना एनर्जी प्लस होता है उतना ही दूसरे सब्सटेंस से माइनस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस और माइनस यहाँ पे इक्वल होता है। जितनी एनर्जी प्लस की है उतनी एनर्जी यहाँ पर है माइनस की। अब ये एनर्जी कितनी है, जो ऊपर की साइड में दो ऑर्बिटल है इजी के, उनकी एनर्जी नीचे वाले 3 आउट ऑफ 5, ये 3 कितने में से, 5 में से, इसके बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ईजी की एनर्जी है वो किसके बराबर है, ईजी के दो ऑर्बिटल की एनर्जी 3 आउट ऑफ 5, 3 जो है 5 में से उनके बराबर है। और जो T2Z की एनर्जी है 3 ऑर्बिटल्स की, वो किसके बराबर है, T2Z वाली जो एनर्जी, ये वाली एनर्जी गैप, वो जो ईजी के दो ऑर्बिटल आउट ऑफ 5 में से 2 है उनके बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे आंसर आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 प्लस, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.4। ओके स्टूडेंट्स, तो T2G की एनर्जी कितनी आ रही है 0.4, वो माइनस की हो रही है तो 0.4, और EG की एनर्जी आ रही है 0.6, ये 0.6 आ रही है।
इसको हम लिख देंगे डेल्टा टी, और इस डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसको भी हम लिख देंगे डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब क्या आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि एनर्जी यहाँ पे इक्वल हो गई है प्लस और माइनस। देख लीजिए ऊपर टोटल 2 ऑर्बिटल हैं, तो 0.6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो गया प्लस 1.2। नीचे 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस 1.2 प्लस 1.2 माइनस 1.2, दोनों एनर्जी यहाँ पे कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जितनी प्लस की उतनी ही माइनस की। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो Eg और T2G है, इनका क्या मतलब है? Eg का मतलब है इक्वली जनरेटेड और T2G का मतलब है ट्रिपली जनरेटेड। ट्रिपली जनरेटेड इक्वली मतलब 2 इक्वल हैं, यहाँ पे ट्रिपली मतलब 3 ऑर्बिटल हैं, ट्रिपली जनरेटेड यहाँ पे T2G का मीनिंग है। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल ही ऊपर क्यों गए और 3 ऑर्बिटल नीचे क्यों गए? ऐसा नहीं हो सकता कि 3 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते 2 नीचे आ जाते हैं, ऐसा क्यों है? या फिर 2 हल्के होते हैं इसलिए ऊपर चले गए, 3 भारी है इसलिए नीचे आ गए। यहाँ इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि 2 ऑर्बिटल ही ऊपर गए और 3 ऑर्बिटल यहाँ पे नीचे आ गए, ये हमें चेक करना है। तो टोटल डी में 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी लॉब्स ऑन द एक्सिस होती है, जिनकी लॉब ऑन द एक्सिस होती है, और ऐसे डी होते हैं जिनकी लॉब्स बिटवीन द एक्सिस होती है। ओके स्टूडेंट्स, लॉब्स ऑन द एक्सिस होती हैं और लॉब्स बिटवीन द एक्सिस होती हैं। ऑन द एक्सिस वाले होते हैं dx² y² और dz²। इनकी ज्योमेट्री जब हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी जो लॉब्स हैं डब्ल्यू डम्बल वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि लॉब्स बिटवीन द एक्सिस में dxy, dyz और dxz, dxy, yz और xz, ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी लॉब्स बिटवीन द एक्सिस होती है। ओके स्टूडेंट्स, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री होती है, यहाँ पे मेटल है और ये स्क्वायर प्लेनर हो गए, यहाँ पे 4 लिगेंड ने इसको घेर रखा है, और बाइपिरामिडल, एक लिगेंड पिरामिड के ऊपर और एक लिगेंड पिरामिड के नीचे। ये ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स कौन सी वाली? ऑक्टाहेड्रल। हम पढ़ रहे हैं CFSE4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ये ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? ये ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं। ये देखो, इसको हम x, इसको y, इसको z नाम दे सकते हैं। तो ये 3 एक्सिस यहाँ पे बन रहे हैं, x, y, z, या इसको x, y कर दिया, इसको z कर दिया, इसको हम y कर दें, इसको z कर दें। इस तरह से यहाँ पे 3 एक्सिस हैं। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखो 2 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं y से, 2 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं x से, और 2 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं z से। एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब फॉर्मेशन होगा तो लिगेंड अप्रोच करते हैं ऑन द एक्सिस, और डी ऑर्बिटल के वो ऑर्बिटल जिनकी लॉब्स ऑन द एक्सिस होती है, जिनकी लॉब्स ऑन द एक्सिस होती है, सिर्फ वो ऑर्बिटल यहां पर क्या हो जाएंगे? रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि जब लिगेंड आएगा, कहां से आ रहा है लिगेंड? एक्सिस के ऊपर से। तो कौन से ऑर्बिटल रिपेल होंगे? जिनकी लॉब एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है। तो लिगेंड भी आ रहा है एक्सिस के ऊपर से और लॉब्स भी पड़ी हुई है एक्सिस के ऊपर। ऐसे लिगेंड कौन से, ऐसे ऑर्बिटल कौन से हैं? dx² और dz²। तो ऐसे ऑर्बिटल सिर्फ जिनकी लॉब्स ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है वो सिर्फ रिपेल होके हाई एनर्जी के हो जाते हैं। तो ये जो 2 Eg है, इसका मतलब एक तो इसमें dx² y² और दूसरा है dz²। और ऐसे ऑर्बिटल कम एनर्जी के हो जाते हैं जिनकी लॉब्स ऑन द एक्सिस नहीं थी, और ऐसे ऑर्बिटल है हमारे पास में dxy, dyz और dxz। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया होगा। ये है CFT डायग्राम, जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आपको ये समझना है कि Eg मतलब 2 ऑर्बिटल ऊपर क्यों है, हाई एनर्जी के क्यों हैं, और 3 लो एनर्जी के क्यों हैं? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच करता है ऑन द एक्सिस। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी लॉब एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है वो रिपेल होके हाई एनर्जी के हो जाते हैं, और जो बचे हुए हैं वो कम एनर्जी के हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था CFT डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू सो मच।